हम 5 दोस्त थे। खैरोनी जाने का आइडिया अर्जुन का था। कुमाऊं की पहाड़ियों में छुपी एक भूली हुई चोटी। किसी अनजान ट्रेकिंग फोरम पर उसने पढ़ा था। अनछुई, बिना निशान वाली, कोई नेटवर्क नहीं। हम 5 दिल्ली वाले अपनी नौकरियों, ईएमआई और अधूरी जिंदगियों से थक चुके थे। हमें बस कुछ दिन दुनिया से दूर रहना था। 14 घंटे ड्राइव करके हम अल्मोड़ा पहुंचे। फिर आगे के रास्ते के लिए एक लोकल जीप किराए पर ली। ड्राइवर का नाम दीपक था। पतला, दुबला और बार बार रियर व्यू मिरर में अर्जुन को देख रहा था। आखिरी गांव के बाद उसने धीमे से कहा, साहब खैरोनी मत जाओ। अर्जुन हंसा, क्यों भाई, भूत है क्या? दीपक ने जवाब नहीं दिया। उसने हमें ट्रेल के मुंह पर उतारा, पैसे बिना गिने ले लिए और इतनी तेजी से जीप मोड़ी कि टायर बजरी पर फिसल गए। हम देवदार के पेड़ों में उसकी पिछली बत्तियां गायब होते देखते रहे। रोहन ने बियर खोली और कहा, नाटकबाज साला। तब तक हमें लगा था ये बस एक और ट्रेकिंग ट्रिप है। सूरज ढलते ढलते हम एक क्लियरिंग पर पहुंचे। जगह खूबसूरत थी, लेकिन एक अजीब तरीके से गलत। बहुत चुप, बहुत स्थिर। कोई पंछी नहीं, कोई कीड़ा नहीं। बस हवा देवदार के पेड़ों से ऐसे गुजर रही थी जैसे कोई उनके जरिए सांस ले रहा हो। बीच में सपाट घास थी और चारों तरफ पुरानी काली पड़ी पत्थर की नीची दीवार। अर्जुन ने कहा, परफेक्ट जगह है। हमने दीवार की तरफ मुंह करके अर्धचंद्र में 5 तंबू लगाए। ढलती रोशनी में 5 नारंगी गुंबद। कबीर ने बीच में अलाव जलाया। मेहर ने स्पीकर पर गाने लगाए। कुछ देर के लिए लगा जैसे सब नॉर्मल है। हमने पिया, राजनीति पर बहस की। रोहन ने ऑफिस की अपनी वही पुरानी कहानी दोहराई। आग चटखती रही। आसमान में इतने तारे निकल आए कि लग रहा था जैसे वो हमें देख रहे हों। धीरे धीरे हम सब चुप हो गए। उस खामोशी का अपना वजन था। और वहाँ पेड़ों में आधा छिपा हुआ एक छठा तंबू था। वो स्लेटी रंग का था, पुराने कैनवस का, जैसे 70 के दशक का कोई फौजी तंबू हो। उसके अंदर हल्की नारंगी रोशनी टिमटिमा रही थी, जैसे कोई लालटेन जल रही हो। रोहन ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ कांप रही थी। अर्जुन ने टॉर्च उठाई और कहा, कोई और ट्रेकर होगा, मैं देख आता हूँ। हम उसकी टॉर्च की रोशनी को पेड़ों के बीच जाते देखते रहे। रोशनी छोटी होती गई, फिर एक जगह रुक गई, बहुत देर तक स्थिर रही और फिर अचानक तेजी से वापस आने लगी। जब अर्जुन लौटा, वो रो रहा था। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वो मुश्किल से बोल पाया। उसने फुसफुसाकर कहा, उसके अंदर कोई नहीं है, लेकिन कोई उसमें बैठा हुआ है। उस एक लाइन ने हमारे अंदर बची हुई सारी गर्मी खींच ली। कबीर उसी वक्त वापस लौटना चाहता था। मेहर ने तो सामान पैक भी कर लिया था, लेकिन जीप सुबह आने वाली थी और नीचे उतरने वाला रास्ता घने जंगल से होकर जाता था जिसे रात में कोई नहीं ढूंढ सकता था। अर्जुन ने कहा, बस तंबू बंद करो और सो जाओ, उसे नज़रअंदाज करो। हम सब जानते थे कि अब कोई नहीं सो पाएगा। मैं अपने तंबू में आंखें खोले लेटा रहा। फिर अचानक महसूस हुआ कि हवा रुक गई है, पूरी तरह। पहाड़ों में हवा कभी पूरी तरह नहीं रुकती, लेकिन उस रात रुकी थी। और उस खामोशी में मैंने किसी को हमारे कैंप के चारों तरफ चलते सुना, धीरे धीरे, नंगे पैर, चीड़ की सूखी पत्तियों पर कुरकुराते हुए, गोल गोल हमारे तंबुओं के ठीक बाहर। फिर गुनगुनाहट शुरू हुई। एक औरत कुमाऊनी में लोरी गुनगुना रही थी। वही 3 सुर, बार बार, इतने जाने पहचाने कि मेरे बचपन की यादें जाग गईं। मेरी दादी भी मुझे ऐसे ही सुलाती थी, लेकिन उस रात वो धुन मेरी जिंदगी की सबसे भयानक आवाज़ थी। मैं स्लीपिंग बैग में चुपचाप रोने लगा, क्योंकि वो आवाज़ गर्म भी थी और मौत जैसी ठंडी भी। फिर उसने मेरा नाम लिया, धीरे से, वेद, वेद बेटा बाहर आ जा। उसे मेरा नाम पता था। मैंने जवाब नहीं दिया, सांस तक रोक ली। फिर वो अगले तंबू की तरफ बढ़ गई। कुछ सेकंड बाद मैंने रोहन की आवाज़ सुनी, दबी हुई, नींद में उलझी हुई, जैसे कोई बच्चा माँ को जवाब देता है। उसने कहा, हाँ माँ। उसके तंबू की जिप खुली। फिर कदम कैंप से दूर जाने लगे। 2 जोड़ी कदम, एक भारी, एक नंगे पैर। मैं जड़ हो चुका था, न बाहर निकल पाया, न चिल्ला पाया। उस रात मैं सोया था या नहीं, मुझे आज तक नहीं पता। सुबह की धुंधली रोशनी में मैंने कांपते हाथों से तंबू खोला। रोहन का तंबू खाली था। उसका फ़ोन, बटुआ, जूते सब अंदर पड़े थे। मेहर को उसकी चप्पलें क्लियरिंग के किनारे मिली, करीने से रखी हुई, सीधे उसी दिशा में जहाँ छठा तंबू था। लेकिन अब वहाँ कुछ भी नहीं था। छठा तंबू गायब था, गिरा नहीं था, पैक नहीं हुआ था, बस गायब। न दबे हुए घास के निशान, न आग का घेरा, न पैरों के निशान, जैसे वो कभी वहाँ था ही नहीं। हमने रोहन को 6 घंटे तक ढूंढा। उसका नाम चिल्लाते चिल्लाते गला फट गया। आखिरकार जीप आई। दीपक इस बार जीप से उतरा भी नहीं। उसने हमें देखा, गिना, और उसका चेहरा राख जैसा पड़ गया। उसने धीमे से पूछा, 5 थे ना आप लोग? नीचे उतरते वक्त उसने आखिरकार खैरोनी की कहानी बताई। कभी वहाँ एक गांव था। 1952 में एक ही रात में वहाँ के सारे बच्चे मर गए थे। आग थी, बीमारी थी या कुछ और, कोई पक्का नहीं जानता। माएँ उसी रात जंगल में चली गईं और फिर कभी वापस नहीं आईं। दीपक ने कहा, शांत रातों में वो अब भी ढूंढती हैं अपने बच्चों को, और जब उन्हें अपने बच्चे नहीं मिलते तो वो किसी और को साथ ले जाती हैं। उसने बात पूरी नहीं की, करने की ज़रूरत भी नहीं थी। आरोहन को गायब हुए 11 महीने हो चुके हैं। हम चारों ने उस रात के बारे में फिर कभी खुलकर बात नहीं की, लेकिन चीज़ें वहीं ख़त्म नहीं हुई। पिछले हफ्ते माँ का फ़ोन आया। वो रो रही थी। कह रही थी कि रात के 3 बजे किसी को मेरे बचपन के कमरे के बाहर गुनगुनाते सुना। 3 सुर, वही लोरी, बार बार।
उन्होंने मुझसे घर आने को कहा। मैंने उन्हें अभी तक सच नहीं बताया, क्योंकि कल रात मैंने भी वही आवाज़ सुनी थी, अपने गुड़गांव वाले फ्लैट के बाहर 18वीं मंजिल पर, जहाँ कोई नंगे पैर चल ही नहीं सकता, जहाँ जंगल नहीं है, जहाँ खैरोनी बहुत पीछे छूट जाना चाहिए था। लेकिन कुछ चीज़ें पहाड़ों में नहीं छूटती। अब कभी कभी देर रात मुझे लगता है कोई मेरे दरवाजे के बाहर ठहरा हुआ है। पहले धीमे कदम, फिर वही 3 सुर, फिर एक मुलायम माँ जैसी आवाज़, वेद बेटा बाहर आ जा। और हर बार मैं जवाब नहीं देता,